ये जो चैप्टर 8 है ये है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसके हम जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ रहे हैं या जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिजायर फॉर रिफॉर्म। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रिफॉर्म की इच्छा जागृत हुई। 19th सेंचुरी की जो शुरुआत थी इसमें एक नए विजन का बर्थ हुआ। अब ये जो बर्थ था ये कुछ पढ़े लिखे सेक्शन जो इंडियन सोसाइटी के हैं उनके बीच में हुआ। वो ये चाहते थे इन घटनाओं को एक शक्ल दी जाए ताकि आने वाले जो दशक है या उसके बाद भी इनको जो है एक शेप मिल जाए कि अब ये ऐसी चीजें इस तरीके से ढाल दी गई हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया थी, प्रोसेस था रीअवेकनिंग का, पुनः जागरण का, इसको हम कंप्लीट तौर पर रेनेसां की तरह नहीं जस्टिफाई कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि हम होता क्या है, जरूरी नहीं है जो चीज प्लान करके चले एग्जैक्टली वैसा ही हो, कुछ उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं और ये जो बाई प्रोडक्ट्स है ये बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा बन जाती है रोजमर्रा की जिंदगी का, खासतौर से पूरे सब कॉन्टिनेंट का बन गई। जैसे कि जो फल मिले या फ्रूट्स मिले रिफॉर्म मूवमेंट के, अगर रिफॉर्म मूवमेंट के जो रिजल्ट्स आए वो हमारी लाइफ का हिस्सा बने, उस तरीके से उस ट्रांसफॉर्मेशन में उस जागरण जो रीअवेकनिंग थी उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी आए जो डेली एग्जिस्टेंस का हिस्सा बने। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। हम ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसकी जो प्रेजेंस रही इंडियन सॉइल के ऊपर वो खास तौर से बहुत ही एक क्रूशियल, कॉम्प्लेक्स, डिसाइसिव रोल इन लोगों ने प्ले किया, खास तौर से जो हमारा दौर था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट था इंडियन सोसाइटी के ऊपर या कल्चर के ऊपर वो बिल्कुल ही अलग था जैसा कि इंडिया जाना जाता था अपने उसके लिए पहले के जो इन्वेडर्स आए, जो इंडिया में आकर सेटल हुए, उसके ही अपने बाउंड्रीज जो है उसके आसपास के, वो या तो इसमें घुल मिल गए जो हमारा सुपीरियर कल्चर था उसमें, या हमारे साथ उन्होंने पॉजिटिवली इंटरेक्ट किया और लैंड और पीपल के मामले में कहें तो हमारा ही एक तरीके से हिस्सा बन गए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये जो कॉन्कर था ये बहुत ही अलग था, क्योंकि उस समय का जो 18th सेंचुरी यूरोप था वो ऐसा एक पढ़ा लिखा सबका था जो कि पूरी तरह से साइंस या साइंटिफिक आउटलुक में हमसे एडवांस था, और उसके लिए इंडिया की जो पिक्चर उसके सामने दिखी उसे, वो एक ऐसा लगा कि जैसे मानो ठहरा हुआ सिविलाइजेशन है जो बिल्कुल ही स्टेगनेंट हो चुका है, रुका हुआ है और अनप्रोग्रेसिव जो है सोसाइटी के तौर पे इंडिया जो है उसको नजर आया। सोशल कंडीशंस राइट टू रिफॉर्म। सबसे पहला जो फैक्टर इसमें दिया है वो है रिलीजियस एंड सोशल इल्स। 19th सेंचुरी की जो हमारी भारतीय सोसाइटी थी ये पूरी तरह से जकड़ी हुई थी एक ऐसे क्रूअल वेब में जो कि रिलीजियस सुपरस्टिशंस पर आधारित था या फिर ऐसी सामाजिक नीतियां थी जिनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब जैसे हिंदुइज्म जो है उसमें बहुत ज़्यादा मैजिक और सुपरस्टिशन का बोलबाला था। जो प्रीस्ट थे उनके इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो है इन्फ्लुएंस था कि एक तरीके से लोगों के माइंड पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी प्रभाव डालता था। उस टाइम पर आइडियोलेट्री या कहना चाहिए मूर्ति पूजन या एक से ज़्यादा जो है भगवान की पूजा करना, पॉलीथेइज्म जो है, ये उनकी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता था। साथ ही साथ उनकी जो स्क्रिप्चर्स की नॉलेज थी उसके कारण इनकी मोनोपोली थी और दूसरे लोगों को या दूसरे धर्मों को लगता था कि पता नहीं ये ऐसा क्या करते रहते थे। थोड़ा सा डिसेप्टिव सा कैरेक्टर था। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं था कि ये जो रिलीजियस विचारधारा है ये लोगों से जो चाहे वो ना करवा सके। मतलब उस टाइम पे रिलीजियस आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा थी कि लोग जो है अगर कुछ कहा जाएगा तो वो फौरन करने को तैयार हो जाते थे। दूसरा था डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। सामाजिक कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी और ख़ास तौर से जो विमेन थी इनकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। बहुत बार कोशिश करी जाती थी कि जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, जो बिल्कुल नई बच्ची जो पैदा हुई है उसको बर्थ के टाइम पर ही मार दें, और ये बात वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, अनयूजुअल सी बात। चाइल्ड मैरिज एक और जो है सोसाइटी को वीक करने का या दुख देने वाला फैक्टर। पॉलीगैमी, हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ्स हो सकती हैं। खासतौर से ये प्रैक्टिस होती थी बंगाल में कुलीनिज्म के अंडर। कुलीनिज्म का मतलब होता है कि आप आइदर सेम क्लास में मैरिज करेंगे या फिर आप अपने से ऊंचे क्लास में। तो इसी चक्कर में जो ओल्ड मैन थे वो कई छोटी छोटी यंग गर्ल्स को जो है वाइफ्स के तौर पे मैरिज कर लेते थे।
तो लेडीज जो होती थी वो कहने को तो मैरिड लाइफ लीड करती थी, खासतौर से हायर कास्ट की, पर उनकी शादी सिर्फ नाम की होती थी। जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब आपको जो है सती होना पड़ेगा, आपसे उम्मीद करी जाती है। पर बाई चांस अगर जो है आप उस सती के उस चुंगल से बच गई, आपने जो है उसको नहीं किया, तो फिर आपको पूरी लाइफ जो है मिजरी और ह्यूमिलिएशन की जिंदगी बितानी पड़ेगी। राजा राम मोहन ने कहा इसके लिए, सती के लिए, ये मर्डर है अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। थर्ड था कास्ट प्रॉब्लम। ये भी जो है समाज को वीक करने वाला एक और फैक्टर था कास्ट। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सेपरेशन होता है, हायरार्किकल तौर पे ऑर्डरिंग होती है, यानी कि रिचुअल स्टेटस आपका क्या है उसके आधार पर। तो सबसे बॉटम में जो लैडर के आते हैं वो है अनटचेबल्स, जिसको कि अब हम लोग शेड्यूल कास्ट कहकर बुलाते हैं। ये जो सिस्टम है ये डिवाइड करता है लोगों को कई सारे ग्रुप्स के अंदर। मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बाधा है, खास तौर से यूनाइटेड नेशनल फीलिंग को ग्रो करने में या जो डेमोक्रेसी है उसको स्प्रेड करने के लिए। एक चीज और भी देखने वाली है कि जो कास्ट कॉन्शियसनेस है, खास तौर से मैरिज से संबंधित, ये मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख में भी होती है। ये लोग भी जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस फॉर्म में नहीं करते हैं। जो एक रिजिड कास्ट सिस्टम होता है उसके अंदर जो आपकी सोशल मोबिलिटी है वो चेक करी जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। सोशल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो इंडिविजुअल का एक इनिशिएटिव होता है उसको हमेशा रोका जाता है। जो ह्यूमिलिएशन है कास्ट सिस्टम का, या जैसे कहती है ह्यूमिलिएशन जो अनटचेबिलिटी का है, इतना ज़्यादा है कास्ट सिस्टम के अंदर कि एक तरह से ये मान सकते हैं कि ह्यूमिलिएशन है ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट। ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। जब कॉलोनियल रूल जो है इंडिया में आया तो उसने जो है एक सिस्टमैटिक तौर पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी कि हम उनके यहाँ का जो कॉलोनियल कल्चर था, उनके यहाँ की जो विचारधारा थी, उसका इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए कि वही जो है यहाँ का डोमिनेंट कल्चरल कंटेंट बन जाए। अब जब यहाँ के लोगों को ये चैलेंज फेस करना पड़ा कि एक कॉलोनियल कल्चर और आइडियोलॉजी का हमारे उसमें दखलंदाजी हो रही है, तो फिर कोशिश ये करी गई कि एक नई एनर्जी दी जाए हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, और साथ ही साथ ये भी एहसास हो कि हमारे ट्रेडिशनल कल्चर का क्या पोटेंशियल है। तो ये चीज़ जो है वो डेवलप करी गई पूरे के पूरे 19वीं सेंचुरी के दौरान। चल सकता है फैक्टर जो है वो है न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटेड इंडियंस। रिकैप, जो इम्पैक्ट था मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का, या फिर एक जो हमारे में कॉन्शियसनेस आई कि हम लोग जो है फॉरेन पावर से हार गए, इससे एक बिल्कुल ही नई अवेकनिंग को जन्म दिया। एक अवेयरनेस थी कि इतनी बड़ी कंट्री इंडिया जैसी वो कोलोनाइज हो गई, वो भी कुछ मुट्ठी भर फॉरेनर्स की वजह से। वो वजह क्या थी? क्योंकि जो हमारा अपना इंडियन सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर था वो बहुत ज़्यादा उसमें वीकनेसेस थी। दूसरा, एक टाइम पर यह लगने लग गया था कि जैसे इंडिया जो है रेस में सिविलाइजेशन के कहीं पीछे छूट गया है। इसके भी बहुत अलग अलग रिएक्शंस आए। अब कुछ जैसे पढ़े लिखे बंगाली यूथ थे, उन्होंने एक डिस्गस्टिंग वाली जो फीलिंग होती है वो डेवलप कर ली हिंदू रिलीजन और कल्चर के लिए, और इसीलिए उन्होंने जितने भी पुराने रिलीजियस आइडियाज थे, ट्रेडिशंस थे, सब कुछ छोड़ दिया और ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाया जो काफ़ी हद तक हिंदू सेंटिमेंट्स को आहत करने वाली थी। वो वाइन ड्रिंक करने लग गए, बीफ खाने लग गए। इसका जो रिस्पॉन्स आया वो भी जो है काफ़ी हद तक वेरी कर रहा था। अब जो है लेकिन रिस्पॉन्स वेरी था, लेकिन एक जो ज़रूरत होती है कि रिफॉर्म करना है सोशल और रिलीजियस लाइफ को, ये शायद अब सब लोगों का एक कॉमनली तौर पे शेयर्ड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या बिलीफ था। जो लास्ट दशक रहे 19वीं सेंचुरी के, उसमें जो हमें एक नेशनलिज्म की, एक डेमोक्रेसी की जो लहर उठती हुई दिखी, कहीं इन मूवमेंट्स के अंदर उसमें एक एक्सप्रेशन जो है रिफॉर्म करने वाले को भी मिल गया। मतलब कि उसी के थ्रू जो है ना कि हमें रिफॉर्म भी करना है, डेमोक्रेटाइज भी करना है अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस को, और ये जो रिलीजियस आउटलुक है इंडियन लोगों का, इसको भी रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे कुछ फैक्टर्स थे, जैसे ग्रोथ है नेशनल सेंटिमेंट्स का, नई इकोनॉमिक फोर्सेस का उभरना, एजुकेशन का जो है स्प्रेड होना, मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ और कल्चर का असर पड़ना, या जो लोग एक पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस जो बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उसने जो है इस रिफॉर्म को करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करी।
हमारी जो सोशो कल्चरल जनरेशन थी इंडिया की 19th सेंचुरी की, वो ये मान सकते हैं कि वो इस कॉलोनियल प्रेजेंस की वजह से उसने एक अपने अंदर मंशा लाई। एक्चुअल में वो क्रिएट यहाँ नहीं हुई थी, लेकिन उनके अंदर जो एक इच्छा आई वो इसी वजह से आई क्योंकि जब उन्होंने बाहर वाले को देखा कि वो हम पे अपना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इनको अपने जो ट्रेडिशंस थे उनमें बदलाव देखने की जरूरत महसूस